આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ક્રેડો બ્રાન્ડ્સના સીએમડી કમલ ખુશલાની અને સાથે જ કંપनीના सीएफओ रसिक मित्तल हमारा स्टूडियो पर हाजिर है। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एक आईपीओ के लिए। सर शुरुआत करना चाहेंगे कमल सर आपके साथ एक बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में आप थोड़ा व्यूअर्स के लिए अगर बता सकें यहाँ से। तो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो मैं पहले हमारे नाम से शुरू करना चाहूँगा कि हमारा ब्रांड नेम मुफ्ती क्यों है। मुफ्ती एक्चुअली एक हिंदी वर्ड है। मैं जानता नहीं कि हमारे कितने दर्शक इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये एक हिंदी वर्ड है जो हमारे सब आर्म्ड फोर्सेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पुलिस जब भी अपने यूनिफॉर्म में नहीं होती तो कहती है सर कल हमें जैसे रेड मारने जाना है तो यूनिफॉर्म में आना है, मुफ्ती में आना है। तो टेक्निकली जब भी आप यूनिफॉर्म में नहीं हैं आप मुफ्ती पहन के घूम रहे हैं इस हिंदी वर्ड के मीनिंग के हिसाब से। तो ये हमने नाम इसीलिए रखा क्योंकि जिस तरह के प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बनाती है वो कैजुअल वेयर स्पेस में है, बट विद इन कैजुअल वेयर हम क्रिएटिव, बोल्ड एंड एक्सप्रेसिव कपड़े बनाते हैं। वो उन प्रकार के पर्सनालिटीज़ के लिए हैं कि जो लोग अपने कपड़ों से अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ना कि क्राउड में ब्लेंड इन करना चाहते हैं। हमारे कपड़े दूसरे ब्रांड से थोड़े हटके होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, इसीलिए नाम ऐसा है कि हम यूनिफॉर्म नहीं हैं, हम अलग हैं, हम मुफ्ती। तो दैट्स द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई द नेम। एंड प्रोडक्ट्स में हमारे पास पूरी रेंज है, स्टार्टिंग फ्रॉम शर्ट्स टू टी शर्ट्स टू स्वेट शर्ट्स टू जीन्स टू चिनोज, ट्राउजर्स, आउटरवेयर में ब्लेजर्स, जैकेट्स, स्वेटर्स, हर तरह के प्रोडक्ट्स हम कस्टमर को कैजुअल वेयर स्पेस में देते हैं। एंड उनके अलग अलग मौक़ों के लिए अलग अलग टाइप के कैजुअल वो पहन सकते हैं हमारे ब्रांड के। तो सर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आपने यहाँ से एक हिस्ट्री बताई नाम के पीछे। तो क्रेडो और नाम कैसे सोचा, मतलब अगर आ रहे मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, तो मुफ्ती नाम से कुछ ऐसे विचार? सो क्रेडो जो है वो कंपनी का नाम है, एंड मुफ्ती ये ब्रांड नेम है जो कि फोकस्ड है बिल्कुल उस टाइप का ब्रांड बनाने में जो हट के कपड़े बनाता है दूसरों से, इसीलिए दोनों अलग है। ओके आगे से जानेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है काफ़ी, यहाँ से कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं एंट्री बैरियर जो नहीं है, तो काफ़ी कंपटीशन यहाँ से मिलती है, तो उसके लिए कैसे आप तैयार रहते हैं? सी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट जो है ये पहले हमको कुछ हद तक जब हमने शुरुआत की थी डिस्टर्ब करता था, बट अभी वो इतना हमको एज अ ब्रांड ये नहीं करता क्योंकि हम मिड प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट के बीच में हमारी ब्रांड पोजीशनिंग है। एंड वो लोग ज़्यादा अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स वैल्यू सेगमेंट में प्ले करते हैं, तो वो ब्रांड बनाने में इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अ लॉट ऑफ टाइम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमें डायरेक्टली वो मतलब अफेक्ट नहीं करते, बट वैल्यू ब्रांड्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके डेफिनेटली। रसिक सर आपसे जानना चाहेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स जो है या फिर कंपनी का कैसे यहाँ से प्लान है, स्पेशली मल्टी ब्रांड्स आउटलेट है या कैसे इसके ऊपर आपका जो रहते प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं? तो प्रोडक्ट्स सारे चैनल्स में सेम अवेलेबल होते हैं, खाली ई कॉम चैनल जो है उसमें ओल्ड सीजन मर्चेंडाइज होता है। बाकी सारे जो चैनल है हमारे ईबीओ चैनल जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं या मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं या लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं, उसमें सारे में सब सेम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। ई कॉमर्स पे भी सेम प्रोडक्ट होते हैं, वो एक सीजन खत्म होने के जो ओएसएम वहाँ पर हम लिक्विडेट करते हैं, जो वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है, जो यहाँ पे सेल नहीं हुआ है। डेफिनेटली। और सर ई कॉमर्स का आपने मेंशन किया, तो पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं, रादर ड्यूरिंग कोविड बहुत ही बढ़ गया है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कैसे है ई कॉमर्स सेगमेंट का? सो FY23 में ई कॉमर्स का जो सेल का कंट्रीब्यूशन हमारा है 5% है। हिस्टोरिकली 5 to 10% रहा है हमारा ये। ओके डेफिनेटली। और सर एक ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे एक स्टोर करना है, आउटलेट करना है, कि फ्रेंचाइज जो है वो आपको खोलनी है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ ऐसे डिसीजन लेने में? बिल्कुल। तो हमारी क्या है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस टीम है जो ये स्टोर एक्सपेंशन में हेल्प करती है, और फिर एक कमेटी है इंटरनली जो इसको डिसाइड करती है। एंड इसमें जो फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं, देखिए मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ और इस बिज़नेस को जिस तरीके से बिल्ड किया है वो रिलेशनशिप के ऊपर बिल्ड किया है। हमारे फ्रंट एंड बैक एंड, चाहे वो मेरे फ्रेंचाइजी हों चाहे वो हमारे सप्लायर हों, वी हैव एंश्योर्ड कि एवरीबडी हैज़ मेड मनी एंड ग्रोन टुगेदर। तो हम 3 स्टेक होल्डर हैं यहाँ पर, एक हमारा कंज्यूमर, एक हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर और एक कंपनी। तीनों के लिए जो बेनिफिशियल होगा वो देखते हुए हम अलग टाइप के सिटी में कि यहाँ पर सबसे बेनिफिशियल कोको होगा सबके लिए, कोफो होगा सबके लिए, या फोफो होगा सबके लिए, क्योंकि हमारे पास हर
टाइप के सिटीज़ में स्टोर हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो टियर 1 हो, टियर 2 या टियर 3। तो ये फैक्टर्स को रखते हुए कि सब स्टेक होल्डर्स के लिए व्हाट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट विन विन सिचुएशन, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसके हिसाब से स्टोर खोलते हैं। तो तीनों टाइप के स्टोर हैं हमारे पास। जी, स्टोर की अगर बात की है सर, एक फाइनेंशियल फ्रंट पर रसिक सर आपसे समझना चाहेंगे सेल्स ग्रोथ जो है वो स्टोर की कैसे दिखती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टोर खुला है, प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगता है? तो हमारे टिपिकली ईबीओ खोलने के 6 से 12 महीने में प्रॉफिट एबिट ब्रेक इवन कर लेते हैं। ओके और एबिटा मार्जिन्स जो है ओवर द ईयर काफ़ी इंप्रूवमेंट हम मार्जिन्स के फ्रंट पर भी दिख रहा है, तो आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड आपको कैसा दिख रहा है और सस्टेनेबल कितने हैं मार्जिन्स? You'll take that? ऑलराइट, आई कैन। तो ऐसा है कि हमने जैसे हमारे RHPP में लिखा है, ब्रांड में काफ़ी चेंजेस किए हैं हमने इन टर्म्स ऑफ आवर ब्रांड आइडेंटिटी, रिटेल आइडेंटिटी, मर्चेंडाइज आर्किटेक्चर, जो हमारे कंज्यूमर्स ने और ट्रेड पार्टनर्स ने बहुत अच्छी तरह इसको रिसीव किया है। और ऑपरेशनल भी एफिशिएंसीज काफ़ी कोविड के दौरान हमको मौका मिला लाने का, तो ये सारी चीज़ें ला करके ये हम देख रहे हैं जो आज कंपनी जिस रेट पे परफॉर्म कर रही है और जो एबिटा ला रही है, और हम आगे भी इस एबिटा को कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके और साथ ही एडवर्टाइजिंग के फ्रंट पर अगर बात करें तो कितना स्पेंड करना है? ऑब्वियसली कंपनी स्पेंड कर रही है, तो कुछ आपका परसेंटेज कुछ फिक्स किया हुआ है रेवेन्यू का, इतना परसेंट जो है विल स्पेंड फॉर एडवर्टाइजमेंट? सो हिस्टोरिकली 3.5 से 5% के बीच में हम हमारा हिस्टोरिकली ये खर्चा रहा है, एंड इसी रेंज के बीच में हम खर्चेंगे। ओके और OFS है सर, तो कैपेक्स के लिए कुछ ज़रूरत यहाँ से नहीं दिख रही है आपको? सो हमारी कंपनी देखिए हिस्टोरिकली जब से शुरू हुई है, हमने अपनी जर्नी प्रॉफिटेबली की है हमेशा, एंड प्रॉफिटेबली ऐसे की है कि जो कैश कंपनी जनरेट करता है उस कैश से हम ना कि अपनी सिर्फ दुकानें खोल सकते हैं, जो हमारा प्लान होता है वर्किंग कैपिटल और दुकानें दोनों मैनेज हो जाती हैं, एंड हमारे पास में जो सरप्लस फंड्स होते हैं उससे हमने काफ़ी हेल्दी डिविडेंड्स भी अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। तो हमने इस साल पहले 6 महीने में 31 दुकानें खोली। आज एज ऑफ 30 सितंबर हमारी 404 दुकानें हैं। नाउ अगर आप पिछले साल देखें तो हमने 52 दुकानें खोली। तो इसी रेट पे जो हमको दुकानें खोलनी है आगे चल के, एंड जो थोड़ी ग्रोथ हम हर स्टोर में एक हेल्दी ग्रोथ देखते हैं, ये सब मिला करके हमारे लिए उतना कैश ज़रूर जनरेट कर देगा जिसकी मतलब उसके बाद कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और हमारे पास में पुराने एग्जिस्टिंग हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो मतलब 15-16 साल से पुराने इन्वेस्टर्स हैं हमारे साथ, तो इससे उनको भी एग्जिट मिल जाएगा, प्लस ब्रांड को भी बहुत एक्सपोजर मिलेगा और इससे ब्रांड का भी मुनाफा होगा। तो ये सोच करके हम कर रहे हैं। डेफिनेटली। फ्रेश स्टॉक के ऊपर सर अभी बात करते हैं तो कुछ ऐसे सीजनल रहते हैं, जैसे विंटर कलेक्शन आया, फिर स्प्रिंग है, तो वो जो है वो कैसे क्राइटेरिया रहता है? मतलब कब कब हम नया स्टॉक जो है यहाँ पे स्टोर पे फ्रेश स्टॉक जो है वो देख सकते हैं? ऐसे देखा जाए तो हम 2 सीजन पे काम करते हैं। इंडिया का टिपिकल मार्केट ऐसा है कि एक ऑटम विंटर सीजन रहता है और एक स्प्रिंग समर सीजन रहता है। ये दोनों सीजन में हमारे कलेक्शन बनते हैं, पर इस कलेक्शन के अंदर जो हम हर महीने कुछ ना कुछ फ्रेश दुकानों में जाता रहता है इन द इनिशियल पार्ट्स ऑफ द सीजन। एंड ऑफ सीजन सेल में पुराने माल को हम क्लियर करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द टाइम देयर इज सम फ्रेशनेस और द अदर हिटिंग द स्टोर्स एवरी टाइम। ओके तो इसी मुद्दे पर सर एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी, फैशन हाई फैशन ब्रांड है, काफ़ी फैशन ट्रेंड भी बदलते रहते हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता है, तो कुछ ऐसा रहता है कि कभी शॉपिंग हुआ फिर रिटर्न किया, एक्सचेंज किया, तो कुछ अनसोल्ड जो इन्वेंट्रीज है उसका फिर क्या होता है वो समझना चाहूँगी। अनसोल्ड इन्वेंट्री जैसा मैंने बताया कि वो हम अपने ई कॉमर्स के लिए चैनल के थ्रू और फैक्ट्री आउटलेट्स के थ्रू क्लियर करते हैं। वो हमारा इकोसिस्टम है जहाँ पर हमारा वो प्रोडक्ट क्लियर हो जाता है। और हमारी इंडस्ट्री के लिए आपने चांदनी जी जैसा बताया, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है, जितना भी प्रोड्यूस किया है, वो हम प्रॉफिटेबली लिक्विडेट कर पाते हैं नहीं। हिस्टोरिकली आज तक हमेशा जो भी हमने बनाया है वो हम प्रॉफिटेबली लिक्विडेट कर देते हैं, एंड आगे भी हमें उम्मीद है कि हम ये करते रहेंगे। जी, और नए स्टोर्स के बारे में तो सर आपने बताया जो कंपनी के प्लान्स है, बट एक्सपेंशन प्लान्स इन टर्म्स ऑफ अभी मेंस वेयर में है, तो आगे वुमेंस वेयर या फिर किड्स वेयर में कुछ कंपनी की टिल नाउ कुछ प्लान्स है? सो ऐसा है कि अब तक हमें इसमें बहुत हेडरूम दिखा है ग्रोथ का, तो वो हम करते आए हैं। मैंने बताया कि अभी अभी हमने कुछ चेंजेस किए, जिसके बाद एक ही पहला साल नॉर्मल कोविड के बाद हमने देखा, तो हमें आगे भी इसमें हेडरूम फॉर ग्रोथ जो है
वो हमें लगता है कि पहले वाला हम कंटिन्यू कर पाएंगे। और जैसे हम इस कैटेगरी में एक प्रोमिनेंट प्लेयर हैं इंडस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से भी जो दिखता है, हम उसी तरह रहना चाहते हैं। आगे चल के जब भी मौका आएगा ज़रूर हम दूसरी चीज़ों में वेंचर करेंगे। ओके और लास्टली सर एक चीज़ समझना चाहेंगे, ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक आपका रहेगा और कंपनी एक्सपोर्ट के बारे में कुछ सोच रही है या इनफ हेडरूम आपको भारत में ही मिल रहा है? भारत में हेडरूम, भारत बहुत एपेटाइट दिखा रहा है, बहुत भूख दिखा रहा है दुकानें खोलने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो फिलहाल तो हम यहीं पर करना चाहेंगे एंड उसके बाद में आगे का सोचेंगे। जी, कमल सर, रसिक सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की हमारे साथ। थैंक यू जुड़ने के लिए और होपफुली लिस्टिंग के समय भी हम जुड़कर काफ़ी चर्चा करेंगे। थैंक यू सर।